नमस्कार साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज यानी 13 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 11 अक्टूबर को मनाया गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिसे बालिका का दिन और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिन भी कहा जाता है, वर्ष 2012 से प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, पोषण, बाल विवाह, कानूनी और चिकित्सा अधिकारों के आसपास लड़कियों के सामने आने वाले मुद्दे के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए घोषित किया गया था। अब जो 2024 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय है, यह है डिजिटल पीढ़ी और हमारी पीढ़ी। इसके अलावा 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित करने, साथ ही साथ लड़कियों के अधिकारों और दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को पहचानने के लिए संकल्प 66/170 को मनाया गया। अब जो जितने भी अक्टूबर में अभी तक दिवस मनाए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2024 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का 99वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती मनाई गई, जबकि 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, जिसका विषय था दुनिया उनका भी घर है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसका विषय है शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध के लिए शिक्षकों को आवाज को महत्व देना। जबकि 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया, जिसका विषय है यूनिकली सीपी। 7 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका विषय है बेहतर भविष्य के लिए युवाओं को शामिल करना। जबकि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, जिसका विषय है संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्र में लोगों को सशक्त बनाना है। जबकि 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसका विषय है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेस्ले इंडिया लिमिटेड ने नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो जो हाल ही में नेस्ले इंडिया लिमिटेड के नया प्रबंध निदेशक बने हैं, ये मनीष तिवारी को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये है मनीष तिवारी, इन्हीं को नेस्ले इंडिया लिमिटेड के नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अमेजन इंडिया के पूर्व प्रमुख मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया और इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा। अभी कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुरेश नारायणन हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति 31 जुलाई 2025 को होगी। उसके बाद 1 अगस्त 2025 को मनीष तिवारी अपना पदभार संभालेंगे। मनीष तिवारी पेशेवर करियर करीब 3 दशक लंबा है, जिसमें कई प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों में महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। उनके कैरियर की प्रगति बिक्री, विपणन, सामान्य प्रबंध में उनकी विशिष्टता को दर्शाती है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक पहल करने की उनकी क्षमता को भी दर्शाती है। अब जो अभी तक जितने भी हाल ही में नियुक्ति हुई है उनके बारे में जान लेते हैं। तो फेडरल बैंक के सीईओ नियुक्त हुए हैं केवीएस मनियन। जलवायु कोष के निदेशक नियुक्त हुए हैं इब्राहिम शेख डियोंग। एनसीआरबी के नए निदेशक बने हैं आलोक रंजन, जबकि एनआरएआई का नया अध्यक्ष बने हैं कलिकेश सिंह देव। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए डीजी बने हैं जितेंद्र जे जाधव, जबकि आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी मनोज कुमार दुबे को बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार ये निहोन हिंडाक्यो संगठन को दिया गया। ये एक जापान का संगठन है, इसी को दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो, जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है, इनकी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए तथा गवाहों के बयान के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का प्रयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पे जो संगठन है निहोन हिंडाक्यो, जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है, अब हिबाकुशा क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो हिबाकुशा एक जापानी शब्द है, जिसका अर्थ बम से बचने वाला या जोखिम रेडियोधर्मिता से प्रभावित व्यक्ति होता है। यह जापानी मूल का शब्द है, जिसका प्रयोग आमतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु बम विस्फोटों से प्रभावित लोगों के लिए किया जाता था।
निहोन हिंडाल्को क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 10 अगस्त 1956 को। इसके जो संगठन और सदस्यता है इनके बारे में जान लेते हैं। तो निहोन हिंडाल्को हिरोशिमा और नागासाकी यानी कि हिबाकुशा के अणु बम हमलों से बचे लोगों का एकमात्र राष्ट्रव्यापी संगठन है। सभी 47 जापानी प्रांतों में इसके सदस्य संगठन है। इस प्रकार यह लगभग सभी संगठित हिबाकुशा का प्रतिनिधित्व करता है। मार्च 2016 तक जापान में जीवित बचे हिबाकुशा की कुल संख्या 1,74,080 थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अणु बम से हुए नुकसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिलवाना है। युद्ध शुरू करने की राज्य की जिम्मेदारी जिसके कारण परमाणु बमबारी से नुकसान हुआ हो वो स्वीकार किया जाना चाहिए और राज्य द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए किस रणनीति का इस्तेमाल किया है? तो हाल ही में जो चीन ने ताइवान पर कब्जे के जो नीति इस्तेमाल किया है वो एनाकोंडा रणनीति का इस्तेमाल किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए एनाकोंडा रणनीति का इस्तेमाल किया है। यह सब शासित ताइवान को घेरने की चीन की सबसे नई रणनीति है। इसका पहला लक्ष्य जो क्या है वो ताइवान की सेना को ठकाना है। अब यहाँ पे एनाकोंडा रणनीति की बात हो रही है तो एनाकोंडा रणनीति क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे एनाकोंडा धीरे धीरे अपने शिकार को जकड़ता है, उसकी सांस की नली को दबाकर जीवन को खत्म कर देता है, वैसे ही चीन ताइवान को आतंकित करने, उसका गला घोटने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति बना रहा है। इसके साथ ही चीन इस रणनीति को तब तक चलाएगा जब तक कि ताइवान आत्मसमर्पण न कर दे। ताइवान के आकलन के अनुसार चीनी सेनाएं धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ही द्वीप देशों के चारों ओर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कपड़ा के क्षेत्र में वर्ष 2030 तक कितना बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक भारत सरकार द्वारा कपड़ा के क्षेत्र में 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत सरकार द्वारा कपड़ा के क्षेत्र में वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। अनुमान है कि 2030 तक कपड़ा क्षेत्र के 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा, जिससे भारत की अंतर्निहित शक्तियों का लाभ उठाया जा सकेगा। यहाँ पे बात आ रही है अंतर्निहित शक्तियों की। तो अंतर्निहित शक्तियां कौन कौन है उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला हो गया अंत से अंत मूल्य श्रृंखला क्षमता, दूसरा मजबूत कच्चा माल आधार, तीसरा बड़ा निर्यात पद्धति, चौथा तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार। और जो इसके अलावा विकास को गति देने वाली सरकारी योजनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो पीएम मित्र पार्क उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन जो कपड़ा के क्षेत्र में वर्ष 2030 तक भारत को 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्ति करने में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी के अनुसार अगस्त 2024 में औद्योगिक उत्पादन में कितना गिरावट दर्ज किया गया? तो जो हाल ही में जारी हुआ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इसके अनुसार अगस्त 2024 में औद्योगिक उत्पादन में 0.1% की गिरावट दर्ज की गई है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी के अनुसार अगस्त 2024 में औद्योगिक उत्पादन में 0.1% की गिरावट दर्ज की गई है, जो जुलाई में 4.7% की वृद्धि से कम है। अब ये जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है इसके भी कुछ मुख्य घटक हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो खनन में 4.3% की गिरावट आई है, विद्युत के क्षेत्र में 3.7% की गिरावट आई है, जबकि विनिर्माण के क्षेत्र में 1.0% की वृद्धि देखने को मिली है। पूंजीगत वस्तुओं में 0.7% की वृद्धि देखने को मिली है, मध्यवर्ती वस्तुओं में 3.0% की वृद्धि देखने को मिली है, जबकि निर्माण वस्तुओं में 1.9% की वृद्धि देखने को मिली है। हालांकि प्राथमिक वस्तुओं में 0.6% की गिरावट आई है और उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं में 4.5% की गिरावट आई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसे सीट देने से इनकार कर दिया है? तो जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है ये सऊदी अरब को सीट देने से इनकार कर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सऊदी अरब को सीट देने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब सीट हासिल करने में विफल रहा एशिया प्रशांत क्षेत्र में,
छठे स्थान पर है, जहां साइप्रस, मार्शल द्वीप, कतर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड ने जीत हासिल की। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 5 देश यूएनआरसी की सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और जीतने वाले देशों में कौन-कौन है? तो साइप्रस, मार्शल द्वीप, कतर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड है। जबकि सऊदी अरब जो है वो छठे स्थान पर आया, जिसका अर्थ है कि उसे सीट नहीं मिला। यह है सऊदी अरब का मैप, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जेम का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो जेम के नए सीईओ हैं वो एल सत्य श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। ये है एल सत्य श्रीनिवासन, इन्हीं को जेम का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम का नया सीईओ एल सत्य श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। एल सत्य श्रीनिवास वे पीके सिंह की जगह लेंगे, जिन्हें अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। श्रीनिवास जो है 1991 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, यानी कि सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर के अधिकारी हैं। सरकारी ई मार्केट प्लेस 9 अगस्त 2016 को भारत में लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा सेंट विसेंट का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा सेंट विसेंट का नया उच्चायुक्त सुभाष प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया। यह है सुभाष प्रसाद गुप्ता, इन्हीं को नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा सेंट विसेंट का नया उच्चायुक्त सुभाष प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में जो सुभाष प्रसाद गुप्ता है सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं और गुप्ता 2006 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस अधिकारी हैं। और जो भारत और जो अभी सेंट विसेंट है, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1976 से स्थापित है। अब यहाँ पे उच्चायुक्त और राजदूतों की बात हो रही है, तो जो अभी तक जितने भी हाल ही में राजदूत नियुक्त हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो हाल ही में नियुक्त हुए राजदूत हैं वो अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं विजय मोहन कवात्रा। रूस में भारत के राजदूत बने हैं विनय कुमार। जबकि सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत बने हैं सुहेल एजाज। क्रोएशिया में भारत के नए राजदूत बने हैं अरुण गोयल। म्यांमार में भारत के नए राजदूत बने हैं अभय ठाकुर। जबकि श्रीलंका में भारत के नए राजदूत बने हैं संतोष झा। और भारत में इजराइल के नए राजदूत के तौर पर रुवेन अजार को इजराइल द्वारा नियुक्त किया गया है। जबकि जर्मनी में भारत के नए राजदूत अजीत विनायक गुप्ते को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन ये दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में डिजिटल कृषि की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी द्वारा इस जो भारतीय डिजिटल कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जिसका विषय है कृषि का आधुनिकीकरण। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है ज्ञान के विनिमय को बढ़ावा देना, अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित करना और क्रॉस सेक्टर के सहयोग को प्रोत्साहित करना। तो साथियों, आज 13 अक्टूबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात किया। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।